प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री का सीरीज चलाया जा रहा है और परीक्षा उपयोगी सारे लेक्चर आपके लिए यहाँ प्रदान किए जा रहे हैं। इसके तहत हमने बताया था कि हम इतिहास को कुछ नवीन तरीकों से पढ़ाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं और इसी क्रम में हम अभी तक आपको कुछ नवीन विषयों को पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे भारत पे हुए प्रमुख आक्रमण हुए या भारत के प्रमुख युद्ध, वो भी पढ़ा रहे हैं। इस समय भारत के प्रमुख युद्ध चल रहा है जिसमें मैंने प्राचीन और मध्यकालीन भारत का युद्ध पढ़ा दिया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के युद्ध। यहाँ एक जरूरी सूचना आप लोगों को जरूर देना चाहता हूं, जो ये मेरे लेक्चर हैं ये कथा नहीं है, ये इतिहास को कथा के रूप में हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपके लिए सरल हो जाए। रही बात तथ्यों की, तो वो चाहे आईएएस, पीसीएस या कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी हो, सबके लिए इसमें सूचनाओं का, तथ्यों का, प्रश्नों का भरमार है। इसलिए यह इसमें आप एक लेक्चर सुनेंगे, आप तथ्यों को अगर बटोरने का प्रयत्न करेंगे तो आपको बहुत सारे तथ्य मिल जाएंगे जो लगातार एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्जामों में नए प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसे मात्र एक यह मानकर मत करें कि कोई इंटरटेनिंग लेक्चर है, ऐसा नहीं है। जो भी लेक्चर आप लोग को यहाँ दिया जा रहा है वो एक विधिवत, सूचनात्मक, तथ्यात्मक, प्रतियोगितात्मक, सारे प्रकार के इसमें आपको यहाँ लेक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है और समान रूप से हर परीक्षा में यह उपयोगी है। इसी क्रम में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत के प्रथम युद्ध। आधुनिक भारत का आगमन, जैसा कि आप जानते हैं, 1498 में वास्को डी गामा जब कालीकट के बंदरगाह पर उतरा, वहीं से आधुनिक भारत का प्रारंभ हो जाता है। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, स्वीडिश आए, डेनिश आए। यूरोपीय कंपनियों का टिड्डों के दल के समान भारत में आगमन एक तरीके से होने लगा। भारत की संपत्ति, भारत का धन, भारत की संसाधन लूटने के लिए टिड्डों के आक्रमण के समान ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आने लगी। तो इनमें जो आधुनिक भारत का युद्ध हुआ वो असल में इन कंपनियों का आपस में वर्चस्व का लड़ाई था और यहाँ के लोगों को, यहाँ के राजाओं को, यहाँ के सुल्तानों को, यहाँ के बादशाहों को हराने का प्रयत्न था ताकि वो भारत की भूमि पर काबिज हो सके, अधिकार कर सके, भारत को गुलाम बना सके। तो यूरोपीय कंपनियों के बीच वर्चस्व की पहली लड़ाई, आधुनिक भारत का प्रमुख युद्ध, वहीं से प्रारंभ होता है। दो कंपनियां वर्चस्व की लड़ाई कर रही थी, उसमें प्रमुख थे फ्रेंच और अंग्रेज। तो फ्रेंच और यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई हुई और वह अंतिम परिणति तक पहुंची, मतलब एक को मैदान से हटना पड़ा। उस युद्ध को कहते हैं आधुनिक भारत में कर्नाटक के युद्ध। लड़ाई कर्नाटक के सिंहासन के लिए था, लेकिन असल में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। लड़ाई शुरू हुआ यूरोप में। फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में यूरोप में ऑस्ट्रिया के गद्दी के उत्तराधिकार के लड़ पड़े और उसी के परिणाम स्वरूप भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हो गया। वह सत्ता का संघर्ष केंद्र बना कर्नाटक का सिंहासन। इसीलिए इतिहास में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक के तृतीय युद्ध ने ही निर्णायक साबित हुआ और यहां से अंग्रेजों का पत्ता फ्रांसीसियों का पत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और तीसरा था कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक है, ये तीनों कर्नाटक के सिंहासन के लिए ये तीनों युद्ध हुए थे और इन तीनों युद्धों में
एक तरफ फ्रांसीसी थे, दूसरे तरफ अंग्रेज थे। ठीक है, पहला 1744 से 48 तक हुआ था, दूसरा 1750 से 1754 तक हुआ था, और तीसरा जो है वो 1757 से 1763 तक हुआ था। ठीक है, इसमें पहला युद्ध में फ्रांसीसी सफल हुए थे और डुप्ले एक यूरोपीय नायक के रूप में भारत पर प्रकट हुआ था। यानी फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले पहला यूरोपीय इंसान था, पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारत में स्वतंत्र यूरोपीय सत्ता की स्थापना का स्वप्न देखा था। पहला यूरोपीय व्यक्ति था डुप्ले। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध फ्रांसीसियों के पक्ष में गया और डुप्ले का उससे राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा। लेकिन कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था उसमें अंग्रेजों के ओर से लॉर्ड क्लाइव नेतृत्व कर रहा था, मतलब एक टुकड़ी का, और फ्रांसीसियों की ओर से डुप्ले कर रहा था। लेकिन इसमें अंग्रेजों ने अपने रणनीतिक चाल से फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया। माना जाता है कर्नाटक के द्वितीय युद्ध से ही भारत में डुप्ले के राजनीतिक वर्चस्व का विनाश हो गया, उसका कैरियर समाप्त हो गया। यानी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध डुप्ले के कैरियर के लिए विनाशकारी साबित हुआ और अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था फिर एक बार कर्नाटक के सिंहासन के लिए हुआ और फिर कर्नाटक के सिंहासन के लिए दोनों शक्तियां आपस में लड़ी। असल में कर्नाटक के सिंहासन के उत्तराधिकारी की लड़ाई थी। तो एक पक्ष का सपोर्ट अंग्रेज करते थे और दूसरे पक्ष का सपोर्ट जो है वो फ्रांसीसी करते थे। ठीक है ना, क्योंकि कर्नाटक के उत्तराधिकार का जो फैसला था विवादित हो चुका था, दोनों लड़ जाते थे। असल में तो वर्चस्व की लड़ाई थी दोनों के बीच की। और तीसरे युद्ध में माना जाता है फ्रांसीसी अंतिम रूप से परास्त हो गए और भारत से उनका पत्ता कट गया। ठीक है ना, यानी कर्नाटक के 3 युद्ध जो हैं वो निर्णायक साबित हुए। भारत में फ्रांसीसी सत्ता समाप्त हो गई और अंग्रेजों की वर्चस्व लगभग स्थापित हो गया। ठीक है ना, पुर्तगालियों को विवाह के माध्यम से अंग्रेज पहले ही मैदान से बाहर कर चुके थे। ठीक है, कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांसीसियों को मैदान से उन्होंने बाहर कर दिया। और अभी मैं एक और युद्ध आपको बताऊंगा, उस युद्ध से, जिसको वेदरा का युद्ध कहा जाता है, अभी आगे बताएंगे, उस युद्ध से उन्होंने डचों को मैदान से बाहर कर दिया। इस प्रकार यूरोप की जितनी शक्तियां भारत में आई, एक एक करके सभी को परास्त करके छल बल के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत से बाहर कर दिया और भारत पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना, दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध जो आता है वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757। भारत में जितने भी निर्णायक युद्ध हुए, चाहे वो तराइन का युद्ध हो, चाहे वो पानीपत के युद्ध हो, ऐसे एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसको कहा जाता है प्लासी का युद्ध। अगर तराइन का युद्ध मध्यकालीन भारत का, पानीपत का युद्ध प्रथम और द्वितीय युद्ध मध्यकालीन भारत का टर्निंग पॉइंट था, तो प्लासी का युद्ध भी भारत में, आधुनिक भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें एक ओर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, दूसरी ओर अंग्रेजों का कुटिल षड्यंत्रकारी लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव जो एक किरमानी के रूप में, एक क्लर्क के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित हुआ था और धीरे धीरे अपने कुटिल चाल बल छल से वह गवर्नर के पद तक पहुंचा। निश्चय ही प्लासी का युद्ध एक छल का विजय था। प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने नवाब के जितने भी दुश्मन थे, चाहे वो मीर जाफर हो, चाहे राय दुर्लभ हो, जितने भी थे, सभी दुश्मनों को अपनी ओर कर लिया था। कहा जाता है प्लासी के मैदान में जो भागीरथी नदी, कुछ लोग कहते गंगा, लेकिन असल में भागीरथी नदी किनारे में बंगाल में है यह इलाका। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में जब दोनों सेनाएं आपस आमने सामने हुई तो लगभग अंग्रेज बिना लड़े युद्ध जीत गए। क्यों? क्योंकि मीर जाफर और अन्य सेनापतियों को लॉर्ड क्लाइव ने धन देकर अपनी ओर कर लिया था। कहा जाता है मीर जाफर और उसके अन्य सहयोगी जो हैं युद्ध में भाग ही नहीं लिए,
सेना लेकर वापस चले गए। यही कारण है सिराजुद्दौला को इस युद्ध में भयानक असफलता का सामना करना पड़ा। एक ऐसा बादशाह जो छल और बल को समझ ही नहीं सका। असल में क्लाइव का जो प्लासी का युद्ध था, असल में वो छल बल से जीता गया था। इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने इसको एक धोखा कहा है और यह भी कहा है इसके बाद भारत में एक अनंत अंधकारमयी रात्रि प्रारंभ हो गई। एक अन्य इतिहासकार का कहना है कि प्लासी के युद्ध में के पश्चात भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि का प्रारंभ हो गया। वह अनंत अंधकारमयी रात्रि जो थी वो भारत में या कहा जाए बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की नींव डालना। देखिए, डुप्ले जो है वो भारत की सत्ता की चाबी जो है वो कहां खोज रहा था? दक्षिण भारत में। लेकिन लॉर्ड क्लाइव भारत की सत्ता का चाबी जो है वो बंगाल में खोज रहा था और वहां पा भी गया। अगर यह कहा जाए प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव डाल दिया तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। और इसके बाद बंगाल का नवाब जो है वो कठपुतली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला महत्वपूर्ण युद्ध है वो है वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध जो है वो 1759 में हुआ था। इस वेदरा के युद्ध के तहत अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में डचों को परास्त कर दिया और डचों की शक्ति भारत से समाप्त हो गई। ठीक है ना। वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में डचों को परास्त करके डचों को भारत के सत्ता के दौड़ के मैदान से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। इसके बाद जो अगला यानी वेदरा के युद्ध से किसका समापन हुआ? डचों का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो प्रमुख युद्ध है वो है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का, ये दो युद्ध आपको याद रहना चाहिए। देखिए, एक चीज बताएं, एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमें ये याद नहीं है, मैं याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एग्जाम में याद करके ही बैठना है, तो ये उन्हीं तथ्यों में से एक है। ठीक है ना। तो वेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, असल में ये कर्नाटक के तृतीय युद्ध का एक पार्ट था। यानी कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो एक निर्णायक युद्ध हुआ वो था वांडीवास का युद्ध। और इस वांडीवास के युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों की अंतिम रूप से हार हुई। फ्रांसीसियों की अंतिम रूप से हार हुई। यानी वेदरा के युद्ध से डचों की सत्ता का समापन हुआ और वांडीवास के युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों की सत्ता का अंतिम रूप से विनाश हो गया। यानी कि पुर्तगालियों को वैवाहिक संबंध से उन्होंने मैदान से बाहर कर रखा, डचों को वेदरा के युद्ध मैदान से बाहर कर दिया, फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध से मैदान से बाहर कर दिया। जो डेनिस थे वो तो बेच के अंग्रेजों को अपना सारा व्यापारिक स्थल बेच के चले गए थे। इस प्रकार एक एक करके अंग्रेजों ने सभी यूरोपीय शक्तियों को भारत से बाहर कर दिया और सारा मैदान उनके लिए खाली हो। ठीक है ना। आधुनिक भारत के बड़े निर्णायक युद्ध हैं जो आपको जानना ही पड़ेगा। जानना चाहिए तो बहुत छोटी शब्द है, जानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बहुत आप क्लियर कट समझें। समझ के जब आप याद करेंगे तो ज्यादा आसानी से याद होगा। अगला जो निर्णायक युद्ध है वो है बक्सर का युद्ध। भारत के इतिहास में बक्सर का युद्ध निर्णायक था जो 1764 में हुआ था। कहा जाता है इस युद्ध में एक ओर अंग्रेज थे, दूसरी ओर बंगाल का नवाब था, प्लस अवध का नवाब था, प्लस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। यानी एक ओर बंगाल का मीर कासिम था, प्लस अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, प्लस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। दूसरी ओर अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। आपको जान के आश्चर्य होगा, इस युद्ध में, इस बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने अपने रणनीतिक युद्ध से इन तीनों की संयुक्त सेना को, बंगाल, अवध और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को
बुरी तरीके से परास्त कर दिया और अंतिम रूप से भारत की सत्ता किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों के हाथ में। अब आप कहेंगे कि दोनों में प्लासी के युद्ध से भी तो वहां पे सत्ता स्थापित हुई थी, ब्रिटिश सत्ता की। लेकिन प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी थी, लेकिन बक्सर के युद्ध से भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थायित्व मिला था और विस्तार भी मिला था। जैसे भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध से केवल मुगल सत्ता की नींव पड़ी थी, स्थायित्व नहीं हुआ था। स्थायित्व जो हुआ था वो खानवा के युद्ध से हुआ था, जब उन्होंने राणा सांगा को बाबर ने हराया। बात समझे ना? जिससे वही काम है, प्लासी से नींव पड़ा और बक्सर से उसकी सत्ता को स्थायित्व हुआ, ब्रिटिश सत्ता को, और उसी से क्या हुआ? विस्तार भी हुआ। देखिए, जहां प्लासी का युद्ध छल बल की विजय था, लेकिन बक्सर का युद्ध जो है वो सैनिक शक्ति का विजय था। अंग्रेजों ने अपने सैन्य शक्ति का प्रयोग करके इन तीनों की शक्ति को समाप्त कर दिया, तीनों को परास्त कर दिया और यह दिखा दिया कि यूरोपीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी भारतीयों की विशाल सेना को परास्त कर सकती है। ठीक है ना? यह सैन्य बल का विजय था। और कहा भी जाता है बक्सर के युद्ध के बाद भारतीयों के हाथ में जो दास्ता शब्द लिख दिया गया, उसको 15 अगस्त 1947 को ही मिटाया जा सका। ठीक है ना? तो ये आपको 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, जिसमें हेक्टर मुनरो ने बंगाल, अवध और मुगल सम्राट द्वितीय शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को परास्त किया। ठीक है ना? इसके बाद अंग्रेजों के समक्ष और कई, अब देखिए, यूरोपीय सत्ता को समाप्त कर दिया, बंगाल में पूरा नींव हो गया, अवध भी उनके हाथ में आ गए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी लगभग कठपुतली हो ही गया, बंगाल उनके हाथ में। यानी देखिए, उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, देखिए अवध का नाम बहुत बड़ा था उस समय उत्तर भारत में, मतलब समझ सकते सबसे बड़ा था। सुजाउद्दौला उसके हाथ में आ गया, वो तो आना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन मीर कासिम ने और क्या कहते हैं शाह आलम द्वितीय ने ऐसा उसको चढ़ाया कि वो भी शामिल हो गया बेचारा। और अनायास, जिसको अंग्रेज छूने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, अवध के नवाब को, अनायास उसको पराजय का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों का कठपुतली वो भी बन गया। अब अंग्रेजों के पास यूरोपीय शक्तियां समाप्त हो गई और क्या कहते हैं अवध और बंगाल, ये दोनों उसके कठपुतली हो गए। अब जो स्थानीय शक्तियां और थीं, जिन्होंने लगभग भारत पर एक वर्चस्व अपना स्थापित कर रहा था, पूरा साम्राज्य स्थापित कर रहा था, उनको हराना अंग्रेजों के लिए चैलेंज था। और वे थे मराठे और मैसूर। मैसूर का हैदर अली, बाद में टीपू सुल्तान, ये भी अपने सत्ता का उत्कर्ष कर रहे थे। और मराठे तो लगभग समस्त भारत पर धीरे धीरे काबिज हो ही चुके थे। बंगाल चूंकि उनके क्षेत्र से बहुत दूर था, यही कारण है कि बंगाल, हालांकि अटैक तो हुआ ही था, लेकिन बंगाल बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं रहा। हाँ, हालांकि आक्रमण हुआ, उससे चौथ भी वसूल किया गया, ऐसा नहीं था। अलीवर्दी खान से ये सब किया गया था, उड़ीसा ले लिया गया था, बड़ा अच्छा उनसे कर भी, चौथ भी वसूला था मराठों ने, लेकिन इतना प्रभावित नहीं रहा। लेकिन अगर अंग्रेजों को भारत में, आप इसको ऐसे जाने कि अंग्रेजों ने भारत की सत्ता मुगलों से, मुगल तो उसमें कठपुतली हो चुके थे, शाह आलम द्वितीय कठपुतली था, वो तो अंग्रेजों का पेंशनर बहुत सालों तक इलाहाबाद में रहा, पेंशनर बन, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो दिल्ली में प्रवेश करे, महाजी सिंधिया उसको लाए थे। ठीक है ना? तो आप ऐसे जाने कि अंग्रेजों ने भारत में जो सत्ता प्राप्त की, असल में मुगलों से ना मराठों से प्राप्त की। इसलिए अंग्रेजों के समक्ष जो अब चैलेंज थे वो कौन थे? मैसूर यानी हैदर अली और टीपू सुल्तान, दूसरा मराठे। यही कारण है कि मैसूर को अपने रास्ते से हटाने के लिए, मैसूर को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों को 4 युद्ध लड़ने पड़े। यानी अंग्रेजों और मैसूर में 4 युद्ध हुए, जिनको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। चारों को आप जरूर जानें, क्योंकि एग्जाम में मिलान करने के लिए जरूर आता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर, अंग्रेज और मैसूर युद्ध, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध।
ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1767 से लेके 1769, 1607 to 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84, 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92, 1790 से 92। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के जो है वो हैदर अली के पक्ष में गया था और अंग्रेजों को हैदर अली ने परास्त किया था और हैदर अली के शर्तों पर जो है अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी, यानी हैदर अली पहला बार मैदान है। लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर जो है वो अनिर्णित रहा। पहले जो है हैदर अली को अंग्रेजों ने परास्त किया, लेकिन बाद में हैदर अली ने परास्त किया और लेकिन इसी में घायल हो गया। बाद में टीपू सुल्तान आ गया, जिससे आगे चल के मैंगलोर की संधि हुई और युद्ध को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन तृतीय आंग्ल मैसूर आप ये कह सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में एक तरह का कोई निर्णय नहीं हो पाया था प्रथम और द्वितीय तक, क्योंकि भले ही यहाँ हैदर अली जीत चुका था प्रथम में, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों के मन में टीस थी कि कैसे इसको परास्त किया जाए। द्वितीय आंग्ल मैसूर में अंग्रेजों ने परास्त तो किया, लेकिन हैदर अली ने बाद में परास्त किया, पल्ला बराबर हो गया। बाद में टीपू सुल्तान आया, टीपू सुल्तान ने संधि करके युद्ध रोक दिया, लेकिन अंग्रेजों के मन में टीस था। यानी आप कह सकते हैं कि द्वितीय तक अनिर्णित रहा, लेकिन तृतीय में अंग्रेजों ने एक गुट बना लिया हैदराबाद के निजाम को लेकर और मराठों को लेकर, जिसको त्रिगुट संधि भी कहा जाता है। और इस त्रिगुट को अपने साथ लेकर अंग्रेजों ने जब टीपू सुल्तान, इस समय पहले तो मैसूर का जो शासक बना था वो हैदर अली हुआ, हैदर अली से पहला युद्ध चला, लेकिन बाद में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना। यानी तृतीय में जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो उस समय सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान था, ठीक है। टीपू सुल्तान इसमें युद्ध हुआ, टीपू को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। एक संधि हुई श्रीरंगपट्टनम की, इसमें टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा और बहुत बड़ा हर्जाना भी देना पड़ा। यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात जो संधि हुई श्रीरंगपट्टनम की, उस संधि में टीपू सुल्तान लगभग खोखला हो गया। टीपू सुल्तान ने हालांकि अपना राजदूत अरब भेजा, बहुत सारे देशों में, तो फ्रांस, सब जगह भेजा, सबसे सहायता मांगने का प्रयत्न किया अंग्रेजों के विरुद्ध। कोई बहुत बड़ी सहायता उसको नहीं कहा जाता। फ्रांस के जैकोबिन क्लब का भी यह सदस्य बना, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, नए नापतोल की प्रणाली प्रारंभ की, लेकिन समस्त चीजों ने उसको बहुत मदद अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं कर सका। कहा जाता है कि जब वेलज अली शासक बना तो उसने कहा नहीं, अब टीपू सुल्तान से अंतिम लड़ाई लड़नी है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने टीपू सुल्तान को सलाह दिया कि वह भारत से बाहर चला जाए या हट जाए, युद्ध से, मैदान से हट जाए, लेकिन टीपू सुल्तान तैयार नहीं हुआ। शेर मैसूर भी उसको कहा जाता है। अपनी शक्ति के बल पर उसने इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया और वीरता से लड़ता हुआ वह इस युद्ध में मारा गया। अर्थात चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया। यह युद्ध निर्णायक भी रहा, ठीक है ना। ये एक निर्णायक था और एक प्रकार से मैसूर जो अंग्रेजों में के लिए भारत के सत्ता के लिए सबसे बड़ा कांटा था, वह लगभग समाप्त हो गया। अब अंग्रेजों के समक्ष जो अगली शक्ति थी वो थी मराठे। मराठे प्रारंभ में तो